हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्वेरी हमारे चैनल पे भी आ चुका है पहले। और अभी मैंने देखा कि ये बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो जस्ट टू क्लियर द डाउट, इक्विटी बेस्ड स्टाफिंग इन नर्सिंग एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से एनएबीएच में 3 एनएबीएच स्टैंडर्ड्स को कवर करता है। आप स्लाइड पे देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है AAC 5E, COP 6C और HRM 1B। अगर आप इन तीनों को एक साथ देखते हो तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है कि आप इस प्रोसेस को कैसे करने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज हम लोग देख लेते हैं कि AC5E क्या है। इट्स अ कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में। और स्टैंडर्ड क्या कहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या कहता है। द ऑर्गेनाइजेशन लेज डाउन गाइडलाइंस एंड इम्प्लीमेंट्स प्रोसेस टू आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग साइंस of change or deterioration in clinical conditions for initiating prompt intervention. So ये वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है असेसमेंट का जहाँ पे आपको अर्ली वार्निंग साइंस इंप्लीमेंट करने हैं। अर्ली वार्निंग साइंस स्केल्स म्यूज, प्यूज, न्यूज कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एज। म्यूज इज मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन, प्यूज इज पीडियाट्रिक अर्ली वार्निंग साइन और न्यूज नियोनेट अर्ली वार्निंग साइन। तो अगर आप इन्हें यूज कर रहे हैं तो आप एक्चुअली आपके लिए आसानी होगी इक्विटी बेस्ड स्टाफिंग में। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। सो अगला है अचीवमेंट है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट COP 6C, जो एक्चुअली इक्विटी बेस्ड स्टाफिंग की बात करता है। द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट्स इक्विटी बेस्ड स्टाफिंग टू इंप्रूव पेशेंट आउटकम्स। इंटरप्रिटेशन क्या है, staffing in terms of numbers and competence should be deployed. Examples of outcome include pressure source, fall prevention, medication error prevention, and prevention of HAI. NABH ने I don't know why but सिर्फ VAP मेंशन किया है, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया, बट बाकी भी HAI ऑब्वियसली एप्लीकेबल होंगे। And the last one, which is HRMB, which is a core. So this says the organization maintains an adequate number and mix of staff to meet the care, treatment, and service need of the patients. Now, what does interpretation say? Interpretation कहता है the staff available according to workload and the clinical requirement of the patient. Staffing norm as per the published guideline. Now, published guideline can be INC, even the NABH guideline itself. And फिर उसके बाद a good reference is WHO, यानी World Health Organization's workload indicator of staffing needs, that is WISN method, and it can be used whenever there is a shortfall of staff or as a contingency plan when there is a workforce shortage, and it can also be utilized for support staff too. So now देखिए, जो पहला है वो अर्ली वार्निंग साइन की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। दूसरा वाला इक्विटी बेस्ड स्टाफिंग की बात कर रहा है। और यहाँ पे बात आई है कि हम क्यों नहीं इसे WISN मेथड से कर लें। अब आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो WISN मेथड को यूज करना चाहेंगे बिकॉज NABH ने बोला है। सो फर्स्ट थिंग दे आर सेइंग यूज इट फॉर शॉर्टफॉल ऑफ स्टाफ एज अ कंटिजेंसी प्लान। बट मैं बोलता हूं कि हम पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। एक्चुअली WISN मेथड होता क्या है। तो WISN मेथड बेसिकली WHO ने डेवलप किया था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और उसका जो इंटरेस्ट था वो था कि जहां पे पेशेंट ज्यादा और मैन पावर कम हो वहां पे अकॉर्डिंग टू स्टाफ स्किल, जो जिस चीज में स्किल्ड हो वो केयर दे दे। लेकिन कंट्री जितनी हमारी पॉपुलेटेड है और जितना यहाँ पे भीड़ है, it is almost impossible and impractical to use this method. हाँ, कहीं कहीं पे यूज हो सकता है, हम लोग अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड स्टाफिंग? दैट इज मैचिंग नर्सिंग रिसोर्सेज विद पेशेंट नीड्स। एंड ट्रेडिशनल स्टाफिंग जो है वो ऑलवेज ऑफन ओवरलुक्स पेशेंट कॉम्प्लेक्सिटी। और इक्विटी बेस्ड स्टाफिंग इंप्रूव्स आउटकम एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन। सो अगर पेशेंट की नीड के हिसाब से
स्टाफ डिप्लॉयड होगा, सर्टेनली सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे हम लोग ये बात ध्यान रखें कि एनएबीएच ने खुद डिफाइन कर रखा है कि जनरल केयर के लिए 6 पेशेंट पे 1 स्टाफ ईच शिफ्ट होना चाहिए। और जनरल केयर का मतलब चाहे पेशेंट वार्ड में हो, चाहे सेमी प्राइवेट में हो, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे डीलक्स में हो, चाहे स्वीट में हो। आपको ये भी देना पड़ेगा कि एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ केयर भी के बारे में बात करता है सीओपी में। सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ केयर का मतलब क्या है? देखिए, एक पेशेंट की ट्रीटमेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं। क्योर, which is provided by doctor, the other one is care, which is provided by nursing, and then comfort, which is an economical part. आप वार्ड में हैं, शायद आपके पास टीवी नहीं है, आप एक कॉमन वॉशरूम यूज कर रहे हैं, आप अगर सेमी प्राइवेट में है यानी 2 बेडेड या 4 बेडेड यूनिट में है, तो शायद आपके पास कुछ इंटरटेनमेंट के मेथड्स हैं, वो शायद टॉयलेट आपको कम लोगों से शेयर करना पड़ रहा है, टॉयलेट की डिस्टेंस या वॉशरूम की डिस्टेंस आपके बेड से कम है, और अगर आप सिंगल रूम में हैं तो शायद आपके पास विजिटर ज़्यादा हैं, आपका खुद का वहाँ टीवी लगा है, आपके लिए फ्रिज अवेलेबल है, और वॉशरूम आप ही यूज़ कर रहे हैं। सो हाइजीन रिलेटेड इश्यूज आपके पास नहीं आ रहे हैं। सो दैट इज कंफर्ट पार्ट। सो हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि नर्सिंग केयर। सो केयर किसी भी चीज में, जब आप एक जनरल नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो केयर शुड नॉट चेंज, यानी नर्सिंग रेशियो शुड नॉट चेंज। अब शुड नॉट चेंज का मतलब क्या हुआ? अगर आप एक डीलक्स या स्वीट रूम में आप एक नर्स उस रूम के लिए असाइन कर रहे हैं, दैट इज योर परव्यू, दैट इज योर चॉइस। लेकिन उसके बदले आप वार्ड में पेशेंट टू नर्स रेशियो 1:8 नहीं कर सकते, यानी कि 8 पेशेंट पे एक नर्स नहीं रख सकते। वो आपको मिनिमम 1 नर्स फॉर 6 पेशेंट ईच शिफ्ट रखना ही पड़ेगा। उससे आप कम कर सकते हैं, यानी आप 2 नर्स रख लें 6 पेशेंट पे, 5 पेशेंट पे एक नर्स रख लें, दैट इज योर चॉइस। लेकिन मैक्सिमम जो रेशियो है वो 6 पेशेंट पे एक नर्स का है इन जनरल केयर। That is applicable in wards, that is applicable in deluxe room, that is applicable in semi private। मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज मैं कई ऐसे हॉस्पिटल में गया हूँ जहाँ पे वो कहते हैं नहीं जी, हम तो जो डीलक्स रूम है वहाँ 1:3 देते हैं, लेकिन वार्ड में 1:12 भी ओके है। तो नहीं, वो ओके नहीं है एनएबीएच के हिसाब से। अब दूसरी चीज, एक अपग्रेडेड केयर में आते हैं जहां एचडीयू आता है, इमरजेंसी आता है, डायलिसिस आता है, वहां 1:3, यानी एक नर्स पे 3 पेशेंट, राइट। 1:2 जहां पे पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है लेकिन आईसीयू में है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, तो आप 1:2 का रेशियो रखते हैं, यानी एक नर्स 2 पेशेंट ईच शिफ्ट। और अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो एक नर्स एक पेशेंट की केयर करेगी। अब यहाँ इक्विटी बेस्ड स्टाफिंग की क्या सिचुएशन है? कई बार असेसर आके ये कहते हैं कि नहीं जी, आप वार्ड में अगर मैनेज कर रहे हैं और एक पेशेंट को ज्यादा केयर की आवश्यकता है तो आप 1:6 का रेशियो क्यों फॉलो कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम ये कैसे जज करने वाले हैं कि वो पेशेंट सीरियस है? ठीक है, लेकिन बाकी पेशेंट इतने सीरियस नहीं है कि उनको उतनी केयर की आवश्यकता नहीं है। नोबडी कैन जज। इसीलिए एक डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज स्टाफ असाइनमेंट रजिस्टर, ठीक है, या स्टाफ असाइनमेंट शीट। जो नर्सिंग सुपरवाइजर है वो फ्लोर पे पहुंच के हैंडओवर के समय पहले देखती है, हैंडओवर को अपने सामने करवाती है, देखती है कि किस नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट कितनी है, कहाँ पे पेशेंट सीरियस है। अब ये सीरियसनेस कैसे डिसाइड होगी? वहीं पे AAC 5 का अर्ली वार्निंग साइन वाली चीज आती है कि पेशेंट का अर्ली वार्निंग साइन का स्कोर क्या चल रहा है। अगर स्कोर ऑलरेडी 2 है तो आप वहां रखे हुए ही क्यों? आप फिर उसे आईसीयू में शिफ्ट करो। इफ स्कोर इज 3, इफ द स्कोर इज 3, तब आप उसे आईसीयू में शिफ्ट करो। अगर 2 है, सर्टेनली चेक विद डॉक्टर क्या करना है, और अगर 0 है, नथिंग टू वरी, और अगर 1 है तो सर्टेनली यू नीड टू प्रोवाइड मोर केयर, यू नीड टू चेक पेशेंट मोर ऑफन। तो वहां से इसका रिलेशन आता है सीओपी 6 में, इक्विटी बेस्ड स्टाफिंग में। तो आप जब अर्ली वार्निंग साइन के इंडिकेटर्स देखते हो तो आपको इक्विटी बेस्ड स्टाफिंग में आसानी होती है। नाउ, अगर आप स्टाफ असाइनमेंट रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं और आप उन्हीं नर्सेज में शफल कर सकते हैं और आप उन्हें हैंडओवर में दे सकते हैं कि इस पेशेंट पे ज्यादा केयर की आवश्यकता है, राइट।
नाउ equity based staffing क्या है? The equity based staffing is basically staffing on the basis of severity of patient condition. तो जैसा मैंने बताया कि अर्ली वार्निंग साइंस आपको यूज करना है, तो आप देख सकते हैं फैक्टर कौन से हैं, वाइटल साइंस, मोबिलिटी, मेंटल स्टेटस एंड रिक्वायर्ड इंटरवेंशन। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे एचडीयू की आवश्यकता है, आप एचडीयू में रखो। अगर किसी को का स्कोर ही 3 आ रहा है तो आप उसे आईसीयू में दो। वार्ड पे आप उस पेशेंट को रखो जहां 0 to 2 स्कोर है और आप उसे मैनेज कर सकते हो, राइट? अब WISN मेथड क्या है? WISN मेथड बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली फॉर ह्यूमन रिसोर्स आवर प्लानिंग। ठीक है? आवर प्लानिंग मतलब वो कहते हैं कि आप कितना आवर पर पेशेंट रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप मैन पावर प्लान करो। नाउ इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत डिफिकल्ट होता है। आप ये कैलकुलेट करो कि इस मरीज पे इतना समय लगेगा, उस मरीज पे इतना समय लगेगा। सो इट इज ऑलमोस्ट, मतलब एक यूरोपियन नेशन जहां पे आपके पास 2 पेशेंट हैं, आप प्लानिंग कर सकते हो, जहां पे आपको 1:6 का रेशियो फॉलो करना है। वी आर ऑल प्राइवेट सेटअप। हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हमें देखनी पड़ेगी केयर के साथ साथ। तो वी कांट प्लान कि हम पेशेंट को वही बेनिफिट 1:2 का रेशियो का आईसीयू के बाहर दे सकें। सो सर्टेनली हम ये ध्यान देंगे कि जो ऐसे पेशेंट हैं, हम अपने एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया टू एचडीयू, एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया टू आईसीयू में ये मेंशन करेंगे कि अर्ली वार्निंग साइन ये होने से हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, हम एचडीयू में शिफ्ट करेंगे। और बेसिकली WISN मेथड फॉलो कहाँ हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकल कहाँ पे है? जहाँ पे प्राइमरी केयर दी जा रही है या पब्लिक हेल्थ सेटिंग्स है, जहाँ पे रिसोर्सेज आर नॉट टाइड टू फाइनेंस। ओके? और ह्यूमन रिसोर्स आवरली प्लानिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप कभी जाके देख सकते हो, देयर इज अ मैनुअल अवेलेबल ऑन WHO वेबसाइट। वहाँ पे आवरली प्लान हो रहा है कि मेडिकेशन देने में कितना समय लगेगा, प्रोसीजर करने में कितना समय लगेगा, पेशेंट की केयर करने में, बैक केयर में, वॉश करने में, कैथेटर केयर करने में कितना समय लगेगा, और आप बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो। प्रैक्टिकली यू नीड 2-3 पीपल डूइंग दिस ओनली, then only, and on every day basis, on every shift basis, तभी आप WISN मेथड एक्चुअली यूज कर पाओगे। सो लिमिटेशंस क्या हैं इन इंडियन हॉस्पिटल्स फॉर WISN मेथड? एक तो WISN आइडेंटिफाइज एंड एज्यूम्स स्टैंडर्डाइज वर्कलोड, जो इंडिया में बहुत ज्यादा वेरी करता है। टाइम स्टैंडर्ड्स आर पुअरली डिफाइंड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि WHO का मैनुअल खुद कहता है इट इज फॉर पब्लिक हेल्थ सेटअप्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। सो जो सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए जो टाइम स्टैंडर्ड है प्रोसीजर के लिए, वो बहुत पुअरली डिफाइंड है और वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री। हम जिस तरह से केयर देते हैं वैसे यूरोप में नहीं दी जाती, वैसे यूएस में नहीं दी जाती। एंड इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट एक्विटी वेरिएशंस, कि आप कहाँ पे पेशेंट वल्नरेबल भी है और साथ में उसको बैक केयर चाहिए या उसको कैथेटर केयर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई बिकॉज ऑफ द रिसोर्स कंस्ट्रेंट। इसकी प्लानिंग के लिए ज़्यादा लोग चाहिए और वो उस IQ लेवल के लिए चाहिए जो आपको सस्ते नहीं मिलेंगे। सो बेसिकली हम करें क्या? तो हम लोग जो, मतलब प्रैक्टिकली मैंने जो किया है, दैट इज क्लबिंग केस लोड मेथड विद अर्ली वार्निंग साइंस फॉर स्टाफिंग, विच इज अ वेरी प्रैक्टिकल मेथड। केस लोड मेथड क्या है? यानी कि जो हम कर रहे हैं, जो NABH ने खुद बोला है कि 1:6 का रेशियो लो, 1 nurse 6 patient। दिस इज कॉल्ड केस लोड मेथड, कि कितने पेशेंट पे कितनी नर्स रहेंगी। ठीक है? सो वी डू दैट विद असाइनमेंट रजिस्टर, जहाँ पे, मतलब नॉट एवरी डे वार्ड में आपके बहुत कठिन मरीज हो, बहुत कॉम्प्लेक्स मरीज हो, तो ज़्यादातर आपको ये रोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट ओनली टेक्स 5 मिनट की, ठीक है, उस पेशेंट को ज़्यादा केयर की जरूरत है, प्लीज टेक केयर, एंड सुपरवाइजर भी थोड़ा ध्यान दे देगा, तो वो काम हो जाता है। कुछ काम आया कर लेती है कई बार इंडियन हॉस्पिटल्स में, या वार्ड बॉय कर लेता है। इट्स सिंपल टू अप्लाई, स्केलेबल, जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते जाएं आप नर्स बढ़ाते जाओ in the correct ratio, 1:6, 1:3, 1:2, 1:1, according to the location, ward, ICU, etc. And it does not show any variation of acuity without enhancement.
इसका मतलब क्या है? बेसिकली आप पार्शियलिटी नहीं करते यहाँ पे। आपको ये ऐसा कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि नहीं जी उस पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो अब अगर हम म्यूज स्केल यानी मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर को यूज करें पेशेंट के ट्रांसफर के लिए एंड रिक्वायरमेंट के लिए, तो अगर 0 to 1 है, 0 है 1 है, 0 है तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, 1:6 आप यूज कर रहे हैं। 1 है, यू जस्ट नीड मोर ऑफन मॉनिटरिंग विच यू ऑलरेडी आर डूइंग, आप ऑलरेडी कर रहे हो। अगर किसी का आउटपुट आपको 2 आवरली चेक करना है या ब्लड प्रेशर 2 आवरली चेक करना है, ब्लड शुगर 2 आवरली चेक करना है, वो तो ऑलरेडी नर्स कर रही है। जहां पे 1 आया अर्ली वार्निंग साइन पे, वहां पे आपको ड्यूटी डॉक्टर को इनकॉर्पोरेट करना है, शायद कुछ लोगों की मदद लेनी है, बट दैट कैन बी असाइंड इन वर्क असाइनमेंट रजिस्टर कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में लोगों की जरूरत पड़ेगी, एंड इट कैन बी वेरी वेल जस्टिफाइड इन फ्रंट ऑफ द एनएबीएच असेसर कि हम ये मेथड यूज करते हैं, बिकॉज एनएबीएच ही कहता है आप अर्ली वार्निंग साइन स्केल यूज करो, एनएबीएच ही कहता है एक्विटी बेस्ड स्टाफिंग यूज करो, तो फिर हम डब्ल्यूआईएसएन क्यों यूज करें? कई सारे ऐसे सर आके बोलते नहीं आपको डब्ल्यूआईएसएन मेथड यूज करना चाहिए। नहीं जी, वो हम वर्क फोर्स शॉर्टेज में यूज करेंगे, जब हमारे पास नर्सें कम होंगी तब हम देखेंगे कि नहीं इसकी स्किल सेट अच्छी है, कैथेटर केयर में इसको लगा दो, फ्लोर पे जाके हर जगह कैथेटर केयर। क्यों? क्योंकि कैथेटर केयर वाला शायद 2 ही स्टाफ है जो पूरे फ्लोर पे अवेलेबल है, जो कैथेटर इंसर्ट कर सकता है उतना ट्रेन है, या जो सेंट्रल लाइन डाल सकता है डॉक्टर के अलावा। तो अब जब स्टाफ ही लिमिटेड है तो आपको उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा अक्रॉस हॉस्पिटल। तो आप डब्ल्यूआईएसएन असेसर को बता सकते हो कि डब्ल्यूआईएसएन वी ओनली डू व्हेन देयर इज कंटिजेंसी और शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, अदरवाइज वी डू scoring and nurse assignment according to early warning sign scoring, right? So enhancing caseload method with muse जो मैं करता हूं, that is एक तो muse provides equity data किसको कितनी केयर की जरूरत है, और फिर उसके बाद इक्विटी बेसिस स्टाफिंग हम उसी हिसाब से कर लेते हैं और नर्सेस को असाइन कर देते हैं। और ये बहुत अच्छे से फिट बैठता है जहां पे हमें नर्सेस को टाइम शेड्यूल नहीं करना पड़ता कि 30 मिनट यहाँ लग रहा है, 40 मिनट यहाँ लग रहा है, इस प्रोजेक्ट में लग रहा है, जो WISN मेथड में हमें करना पड़ता है। तो इट रिक्वायर्स लेस टेक्नोलॉजी एंड फिट्स रियली वेल इन इंडियन सेटअप्स। सो कंपेरिजन टेबल पे मैं फिर एक से बार आपको बताता हूँ। ABS which is equity based staffing is patient focused, flexible and real time. WISN is best for public health, lacks hospital adaptability, not applicable for secondary and tertiary care setups, especially not in India. And caseload method plus Muse, when you mix it, it makes best simple yet dynamic solution for Indian hospitals. So conclusion, equity-based staffing ensures safe and efficient patient care. And when you mix it with Muse, it works really well. So I hope आपको ये बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो अच्छा लगा होगा, जहां पे मैंने जितना पॉसिबल था इसको आंसर किया है कि आपको असेसर को कैसे टैकल करना है ऑन दीज 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स इन सेपरेट स्टैंडर्ड्स, और ये कैसे आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या मैंने कोई मिस चीज कर दी हो या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज डू कमेंट। थैंक यू।